नमस्कार साथियों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रोज़ की भांति आज भी करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट पर जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ये सिविल वालों के लिए है। तो पहला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन किया है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा भूटान। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने भारत के लिए एक सुधारित यूएन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए आवेदन का मजबूत समर्थन किया। उन्होंने वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ में भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और नेतृत्व को इस स्थिति के लिए योग्य बताया। भूटान, जो हाल ही में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज श्रेणी से बाहर आया है, ने वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए एक अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता पर जोर दिया है। अगला है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की एथेनॉल उत्पादन और उपभोग में स्थिति क्या है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, पाँचवा या पहला। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा। भारत एथेनॉल का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है, जो मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले एक दशक में गन्ने की खेती में 18% की वृद्धि हुई है, जिससे चीनी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से सरकार का समर्थन किसानों की आय को बेहतर बनाने में सहायक रहा है, जिससे वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। साथ ही राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। आगे देखते हैं, कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACO मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन या जापान एरोस्पेस अन्वेषण एजेंसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2027 में ड्रैको नामक एक उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य पुनः प्रवेश के दौरान उपग्रह विघटन का अध्ययन करना है। ड्रैको का लक्ष्य उपग्रहों के टूटने के तरीके पर डेटा एकत्र करके अंतरिक्ष मलबे को कम करने में मदद करेगा। यह मिशन पुनः प्रवेश के पर्यावरणीय प्रभाव का भी अध्ययन करेगा, जिसमें वायुमंडल के साथ सामग्री की अंतःक्रियाएं शामिल हैं। एक यूरोपीय कंपनी 200 किलोग्राम उपग्रह का निर्माण करेगी। ड्रैको एक 40 सेंटीमीटर कैप्सूल ले जाएगा, जिसमें कैमरे और सेंसर होंगे जो पुनः प्रवेश के दौरान डाटा रिकॉर्ड करेंगे। कैप्सूल पुनः प्रवेश के बाद पैराशूट के माध्यम से नीचे आएगा, महत्वपूर्ण जानकारी भेजते हुए, इससे पहले कि यह समुद्र में खो जाए। आगे देखते हैं, हाल ही में किन दो राज्यों ने हाथियों की तैनाती के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि हाथी संकट को नियंत्रित किया जा सके? बिहार और झारखंड, ये आपके ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, या गुजरात और राजस्थान। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने हाथियों कुमकी की तैनाती के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि आंध्र प्रदेश में हाथी संबंधी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। इस MOU में हाथी पकड़ने, महावत प्रशिक्षण और शांत करने के और पकड़ने के बारे में ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया शामिल है। कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 62 कुमकी हाथियों का स्थानांतरण किया है। कुमकीज प्रशिक्षित एशियाई हाथी होते हैं जो जंगली हाथियों को प्रबंधित करने, बचाने और गश्त लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
भारत के पास दुनिया के 60% एशियाई हाथी हैं, जिनकी संख्या 27,312 है और 138 कॉरिडोर है। हाथियों की गर्भावधि 22 महीने होती है, जो किसी भी स्थलीय जानवर की सबसे लंबी अवधि है। एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट पर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला देखते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस प्रकार के जीव द्वारा होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस का निदान हुआ। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल रोग है जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है, और यह संक्रमित जानवरों के मूत्र या संदूषित वातावरण के संपर्क में आने से फैलता है। यह शरीर में कट या श्लेष्म झिल्ली के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में मान्यता देता है। इसके लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द और गंभीर मामलों में जिगर को नुकसान शामिल है। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 10वां फिलैंथ्रोपी फोरम 2024 में जनजातीय समुदायों द्वारा कृषि की कौन सी प्रथाओं को उजागर किया गया है? ऑप्शन है जलवायु संरक्षित कृषि प्रथाएं, औद्योगिक कृषि, व्यावसायिक कृषि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि जलवायु संरक्षित कृषि प्रथाएं। 10वां फिलैंथ्रोपी फोरम 2024 ने दक्षिण राजस्थान के जनजातीय समुदायों द्वारा जलवायु संरक्षित कृषि प्रथाओं को अपनाने पर प्रकाश डाला। इसमें स्वदेशी ज्ञान और सामुदायिक शासन पर जोर दिया गया, जो दर्शाता है कि ये प्रथाएं स्थानीय खाद्य उत्पादन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर प्राथमिकता देती है। फोरम में जलवायु अस्थायी कृषि प्रणालियों के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई, जो समुदायों को क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों के अनुकूल बनाने में मदद करती है। वागधारा के जयेश जोशी ने स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने में जनजातीय पहलों के महत्व को रेखांकित किया, जबकि स्वराज की गूंज शीर्षक वाली कहानियों का संग्रह जारी किया गया, जिसमें इन समुदायों की परिवर्तनकारी प्रथाओं को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक, एक सेकेंड, ये नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष रैंक प्राप्त की है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि केरल। ठीक है, केरल ने शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष रैंक हासिल किया है, जो कि प्रजा फाउंडेशन द्वारा भारत के शहरों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया एक अध्ययन है। 100 में से 59.31 अंक प्राप्त करते हुए इसने वित्तीय सशक्तिकरण और स्थानीय शासन में उत्कृष्टता दिखाई। राज्य की विकेंद्रीकृत योजना के प्रतिबद्धता को मान्यता दी गई। हालांकि शहर प्रशासन के सशक्तिकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उड़ीसा ने 55.10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए भारत में शहरी शासन की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति को उजागर किया है। आगे देखते हैं, अगला है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, हाँ तो देखते हैं। अगला था, हार्पून मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस देश द्वारा विकसित की गई है? चीन, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ताइवान ने अमेरिका से स्वभूमि आधारित हार्पून एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की पहली खेप प्राप्त की। हार्पून मिसाइल 1977 से सेवा में है और इसके वायु जहाज और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले संस्करण है। इसका उपयोग भारत सहित 30 से अधिक देशों द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख विशेषताओं में सभी मौसम में काम करने की क्षमता, ओवर द होराइजन क्षमता, निम्न स्तरीय समुद्री स्कीम प्रक्षेपक और सक्रिय रडार मार्गदर्शन शामिल हैं। इसकी लंबाई 4.5 मीटर, वजन 526 किलोग्राम और यह 221 किलोग्राम का वारहेड ले जाती है। यह GPS सहायता नेविगेशन का उपयोग करके
90 से 240 किलोमीटर की सीमा में भूमि प्रहार और एंटी शिप मिशन दोनों को अंजाम दे सकती है। अगला है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 1 अक्टूबर, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। यह दिन जनसंख्या वृद्धावस्था की चुनौतियों और अवसरों को उजागर करता है और यह सभी उम्र के लिए एक समाज को बढ़ावा देता है। यह वृद्धजनों के योगदान और ज्ञान को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र वृद्धजनों को 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत में यह 60 वर्ष या उससे अधिक है। यह दिन पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को 1990 के यूएन प्रस्ताव के बाद मनाया गया था। 2024 का विषय है गरिमा के साथ वृद्धावस्था, विश्व भर में वृद्धजनों की देखभाल के लिए समर्थन प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। आगे देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा FY24 में $100 बिलियन से अधिक हो गया? रूस, यूक्रेन, ईरान, चीन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका चीन होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार चीन वह देश है जिसका भारत के साथ व्यापार घाटा FY24 में $100 बिलियन से अधिक हो गया है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा साझेदार बन गया है। इसका कारण चीन से आयात का निर्यात की तुलना में काफ़ी अधिक होना है। इससे बाजार पहुंच में असमानताओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा चीन में सार्वजनिक भावना भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रति तेज़ी से आलोचनात्मक हो रही है, जो आर्थिक और भू राजनीतिक कारकों के जटिल अंतर संबंध को दर्शाती है, जिसमें चल रहे सीमा विवाद और चीनी आक्रामकता के खिलाफ क्वाड गठबंधन के साथ भारत का संरेखण शामिल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का फिर मिलेंगे कल इसी क्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।